हेलो एवरीवन। लीगल सेक्शन जो है ये एक मेजर पार्ट फॉर्म करता है बीए एलएलबी 5 ईयर लॉ कोर्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका। और आज हम लोग देखेंगे कि सेक्शन को अप्रोच कैसे करना है। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो ये जनरली 30 to 35 होता है और फिक्स्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। और इसे समझने के लिए कि अप्रोच कैसे करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये 2020 के पेपर है, 2020 के पेपर या फिर प्रीवियस जितने भी पेपर हुए इन सब में क्वेश्चन दिए किस फॉर्मेट में होते हैं। तो इसमें एक लीगल प्रिंसिपल होती है जो जनरली किसी भी एक्ट से या स्टैट्यूट से निकाले हुए एक सेक्शन का पार्ट होता है, जैसे थेफ्ट का पार्ट हो गया या फिर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कोई पार्ट हो गया, तो वो स्टेट किया हुआ रहता है। उसके बेसिस पे सिचुएशन दिया हुआ रहता है, यानी कि उस प्रिंसिपल को, उस लॉ को सिचुएशन पे अप्लाई करना होता है। और उसके बेसिस पे 4 ऑप्शन जो दिए हुए होते हैं उसमें से चूज करना रहता है। 2020 के पेपर में स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, लीगल प्रिंसिपल है, अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। All agreements are contract if they are made with free consent by parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object. Factual situation है, Sumit, a 40-year-old businessman of sound mind, agrees to sell his bungalow worth 40 lakh for 1 lakh. The agreement is 4 option: invalid due to inadequate consideration, second; valid as there is lawful consideration, third; valid as Sumit entered into with free consent, fourth है valid because Sumit has capacity to contract. अब इसके लिए समझना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, अग्रीमेंट क्या है, फ्री कंसेंट क्या है, लॉफुल कंसिडरेशन क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट क्या है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 10 जो है ये बात करता है अग्रीमेंट्स इनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो एनी एग्रीमेंट विच आर इनफोर्सिएबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, तो वो जो अग्रीमेंट होता है वो इनफोर्सिएबल होना चाहिए लॉ के द्वारा, यानी कि रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सेकंड क्या है, फ्री कंसेंट होना चाहिए। फ्री कंसेंट कहने का मतलब होता है कि किसी भी तरीके का कोअर्जन नहीं होना चाहिए, फ्रॉड नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी के झांसे में आके कोई काम कर रहे हैं या किसी के प्रेशर में आके कोई काम कर रहे हैं। आपका कंसेंट खुद से दिया हुआ, बिना किसी प्रेशर के होना चाहिए, या फिर उसके बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट्स दिए हुए होते हैं, उसके बेसिस पे फ्री कंसेंट डिसाइड होता है। थर्ड है कि पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब होता है कि क्या आप में वो कैपेसिटी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। कैपेसिटी या कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए आपकी जो है वो एक एज सर्टेन लिमिट जो है, एक एज लिमिट वो पार होनी चाहिए। माइनर्स भी कर सकते हैं, पर उसके लिए फिर अलग चीजें हैं कि वेदर माइनर्स आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। पर ऐसे एक जो मेजोरिटी का इंसान होता है, ही इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, यानी कि कंसिडरेशन की अगर हम लोग डेफिनेशन देखेंगे तो उसे कहते हैं एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। प्रोमिसर यहाँ पे कौन होता है, किसी भी अग्रीमेंट में, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में पहले अग्रीमेंट होता है। अग्रीमेंट किसी प्रॉमिस पे बेस्ड होता है, यानी कि अगर ए और बी है तो उसमें से ए प्रोमिसर मान लीजिए और बी प्रोमिसी है, तो ए जो है वो प्रॉमिस करेगा बी से कि ही विल गिव 10 rupees if B gets first position in his class। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, ए प्रोमिसर है जो कि एक प्रॉमिस कर रहा है। किसको कर रहा है प्रॉमिस, तो प्रॉमिस बी को कर रहा है। क्या प्रॉमिस कर रहा है, यानी कि कह रहा है, कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि उसे फर्स्ट पोजीशन आना चाहिए क्लास में, और फर्स्ट पोजीशन आने पे उसे क्या मिलेगा, उसे 10 रुपी मिलेगा। ये 10 रुपी क्या होगा, ये 10 रुपी ही कंसिडरेशन होता है। यानी अग्रीमेंट का जो बेसिस होता है, जिस बेसिस पे अग्रीमेंट करते हैं, या तो प्रॉमिस करेंगे कि हम कंसिडरेशन देंगे, 10 रुपए देंगे, या तो हम तुरंत 10 रुपए दे देंगे, या तो हम पार्टली देंगे,
यानी कि 5 रुपए अभी दे देंगे, 5 रुपए बाद में दे देंगे। इसमें पार्टली पेड और पार्टली प्रोमिस्ड हो जाएगा। ये सारी चीजें टोटल फॉर्म करेंगी हमारी कंसिडरेशन। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब किसी भी अग्रीमेंट को हम लोग कभी भी इन्फोर्स नहीं कर सकते अगर उसका ऑब्जेक्ट लॉफुल ना हो। यानी कि ये नहीं कह सकते कि ए और बी मिलके कॉन्ट्रैक्ट करे कि कल देश को बर्बाद कर देना है, बहुत जगह बम फिट करके या फिर कहीं पे भी बम थमा के कर देना है। इसका ऑब्जेक्ट लॉफुल नहीं हो जाएगा, पर्पस लॉफुल नहीं हो जाएगा। लॉफुल पर्पस वो होना चाहिए जो इलीगल नहीं हो, जो एक्सप्रेसली किसी भी एक्ट में प्रोहिबिटेड ना हो, या फिर एक जनरल प्रूडेंस भी अप्लाई करना है कि क्या ऐसी चीजें वैलिड हो सकती हैं। ये सब देख के तब हमें डिसाइड करना है कि उसका लॉफुल ऑब्जेक्ट है या नहीं है। तो जब भी कोई अग्रीमेंट होता है, यानी कि एक प्रॉमिस और प्रॉमिसर और प्रॉमिसी के बीच अगर कोई अग्रीमेंट होता है कि कुछ एक्ट करेंगे, उसका बेसिस प्रॉमिस होता है। प्रॉमिस अग्रीमेंट में कन्वर्ट होता है। अग्रीमेंट में जब कंसिडरेशन हो जाता है, फ्री कंसेंट हो जाता है, बिना किसी भी ड्यूरेस के या फिर कोअर्जन के या बिना किसी प्रेशर के, अगर जनरल वर्ड में कहे तो। अगर कोई पार्टी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट अगर अग्री करती है वो कंसेंट देने के लिए, कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ये वैलिड एज होना चाहिए, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए, ये वैलिड एज हो जाएगी, या फिर कॉम्पिटेंसी डिसाइड करती है। लॉफुल कंसिडरेशन जैसे बता दिए गए कि ये नहीं हो सकता है कि हम कोई बैन चीजें ट्रांसफर करेंगे, जैसे कि बॉम्ब कंसिडरेशन में नहीं रख सकते हैं। लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए, यानी कि पर्पस जो हमें अचीव करना है उस अग्रीमेंट के थ्रू वो भी लॉफुल होना चाहिए। अब अगर पीछे जाते हैं, लीगल प्रिंसिपल वापस पढ़ते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, प्रिंसिपल है all agreements are contract if they are made with free consent by parties competent to contract for a lawful consideration with a lawful object. Factual situation देखते हैं। सुमित a 40-year-old businessman of sound mind, competency हुई, sound mind competency है। 40-year-old ये माइनर नहीं है, मेजर है, कर सकता है। agrees to sell his bungalow, agrees यानी agreement है पीछे में, क्या अग्री करता है? सेल हिज बंगलो फॉर 40, वर्थ 40 लाख फॉर 1 लाख। 40 लाख की उसकी प्राइस थी, 1 लाख में बेच रहा है, 1 लाख क्या होगा? कंसिडरेशन होगा। अब हमें डिसाइड करना है कि अग्रीमेंट सही है या नहीं है, वैलिड है या इनवैलिड है। तो यहाँ पे एक और चीज जो निकल के आ जाती है, क्वेश्चन ट्विस्ट कैसे हुआ। तो क्वेश्चन ये कह दिया कि कंसिडरेशन तो है लेकिन इनएडिक्वेट कंसिडरेशन लग रहा है ये चीज। यानी कि 40 लाख की चीज अगर 1 लाख में बेची जा रही है तो क्या उसे हम लोग इनवैलिड कह देंगे? तो इसका आंसर होगा नहीं। मेयरली बिकॉज कंसिडरेशन कम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अनटिल एंड अनलेस द पार्टीज आर अग्रीइंग टू इट। अगर पार्टी अग्री कर रही है कि हमें, कितनी बार होती है कि बस इन्फोर्सिएबल कराने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को 1 रुपए में कोई चीज खरीद ली जाती है। क्यों? ताकि वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन पाए, एक अग्रीमेंट बन पाए, उसका एक कंसिडरेशन हो। अगर 1 रुपए भी चल सकता है तो 1 लाख तो चलता ही है। तो इसका ऑप्शन सही क्या होगा? इनवैलिड ड्यू टू इनएडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वैलिड रहेगा। सेकंड, वैलिड एज देयर इज लॉफुल कंसिडरेशन, सही बात है। थर्ड, वैलिड एज सुमित एंटर्ड इनटू विद फ्री कंसेंट, सही बात है। फोर्थ, वैलिड बिकॉज सुमित हैज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, कैपेसिटी डिसाइड कर लिए, साउंड माइंड है, 40 ईयर ओल्ड है, कैपेसिटी है इसके पास। सही ऑप्शन है 2, 3 और 4, यानी कि 4 सही है। इसे टिक कर ले रहे हैं, 4 सही ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लीगल प्रिंसिपल है, only parliament or state legislature have the authority to enact laws on their own. No law made by the legislature can take away a person's fundamental right. अगर समझाएं इसे तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉ मेकिंग पावर जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास होती है, और लेजिस्लेचर के पास, पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर तो है, लेकिन कभी भी ऐसी पावर का इस्तेमाल करते हुए कोई ऐसा लॉ नहीं बनना चाहिए जो कि किसी भी पर्सन का फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज करे। फंडामेंटल राइट क्या है? पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। कभी भी कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज नहीं करने चाहिए, ये एक प्रिंसिपल दी हुई है। फैक्चुअल सिचुएशन है,
Parliament enacted the Citizenship Amendment Act 2019, which according to a group of lawyers is violating fundamental rights of citizens. A group of lawyers filed a writ petition challenging the constitutional validity of the statute, seeking relief to quash the statute and further direct the parliament to enact a new law. कही ये जा रही है कि पार्लियामेंट के पास पावर है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी है, लॉ मेकिंग अथॉरिटी अपनी पावर का यूज करते हुए एक एक्ट पास करती है जिसका नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. सम पीपल बिलीव दैट आर द ग्रुप ऑफ लॉयर्स, दे बिलीव कि दिस लॉ इज वायलेटिंग फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजंस. प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल सेइंग? प्रिंसिपल कह रहा है कि no law made by legislature can take away a person's fundamental right. ठीक है, यानी कि ऐसी लॉ इनवैलिड करार दे दी जाएगी अगर वो फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर रही होगी. तो ग्रुप ऑफ लॉयर्स बिलीव कि ये फंडामेंटल राइट वायलेट कर रही है. देन दीज ग्रुप ऑफ लॉयर्स दे फाइल अ रिट पिटिशन. रिट पिटिशन क्या होता है कि जब भी आपका फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज होता है तब आप कोर्ट के पास जा सकते हैं फॉर रेस्टोरेशन ऑफ योर राइट. तो रिट पिटिशन आर्टिकल 32 के अंदर फाइल होती है. तो ग्रुप ऑफ लॉयर्स दे यूज आर्टिकल 32 और वो रिट पिटिशन फाइल करते हैं, चैलेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या इसकी वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन के टचस्टोन पे स्टैंड करती है या नहीं करती है. इसको चैलेंज करते हैं और चैलेंज करने के साथ साथ रिलीफ सीक करते हैं, यानी कि वो चाहते हैं कि जजमेंट पास करे कोर्ट. क्या जजमेंट पास करे? तो क्वॉश कर दे. यानी क्वॉश करने का मतलब अगर सिंपल हिंदी में कहें तो खत्म कर दे, इस चीज को कह दे कि आज से वैलिड नहीं होगी, इनवैलिड करार दे दे. सीकिंग रिलीफ टू क्वैश द स्टैट्यूट एंड फर्दर डायरेक्ट द पार्लियामेंट टू एनैक्ट द न्यू लॉ. यानी कि सिर्फ एक काम ना करें कि इनवैलिड करार दे दे, इसके अलावा पार्लियामेंट को ये भी कहें कि एक नया लॉ बनाओ. यानी कि दोनों काम, दो तरह के रिलीफ चाह रही है वो जो भी पार्टी कोर्ट के पास जा रही है. अब इसके अगर ऑप्शंस को देखें तो पहला ऑप्शन है नो रिट वुड लाई अगेंस्ट पार्लियामेंट एज कोर्ट हैज नो अथॉरिटी टू डायरेक्ट पार्लियामेंट टू enact or reenact a law. Secondly, the parliament can quash existing law if it violates fundamental right and can direct parliament to make a new law. Thirdly, the court can quash the existing law if it violates fundamental right but cannot direct parliament to make a new law. और fourth है the court cannot direct the parliament to enact a law. अब ये प्रिंसिपल, सिर्फ प्रिंसिपल काफी नहीं होगा इसको समझने के लिए, इसमें ये भी समझना होगा. प्रिंसिपल वैसे काफी है पर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए. क्या नॉलेज चाहिए? कि पार्लियामेंट के पास लॉ मेकिंग पावर दी हुई है, एग्जीक्यूटिव के पास रूल करने की पावर है और जुडिशरी के पास है एडजुडिकेटिंग पावर. तीनों ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास पावर डिवाइडेड है और उनके पास इंटरेस्ट की गई एक स्पेशल तरीके की पावर, और कोई भी एक दूसरे की पावर को एक्सरसाइज नहीं करेगा. एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम नहीं करेगा, लेजिस्लेचर जुडिशरी का काम नहीं करेगा और वाइस वर्सा कोई किसी का काम नहीं कर सकता. यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर है. सबकी पावर की एक लिमिट दी हुई है, सब लोग को उसी लिमिट में काम करना है और कोई एक दूसरे का काम नहीं करेगा. सेपरेशन ऑफ पावर कहता है. तो अगर सेपरेशन ऑफ पावर और ये प्रिंसिपल जो दी हुई है लीगल प्रिंसिपल, अगर इसे अप्लाई करते हैं तो ऑप्शन होना चाहिए सी. क्यों? क्योंकि फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो कोर्ट कैन क्वॉश द एग्जिस्टिंग लॉ. क्यों कह रहा है नो लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर कैन टेक अवे द पर्सन्स फंडामेंटल राइट. अगर कोई लॉ नहीं ले सकता, ये आर्टिकल 13 कहता है, अगर कोई लॉ नहीं ले सकता यानी कि इट इज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट, इट शुड बी क्वॉश्ड, इट शुड बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड. Therefore, in third, the court can quash the existing fundamental right if it violates fundamental rights. यानी कि जजमेंट के बाद पता चलेगा कि वायलेट कर रहा है फंडामेंटल राइट या नहीं, लेकिन सिचुएशन ऐसे बन सकती है कि क्वॉश कर सकता है, पार है, बट कैन नॉट डायरेक्ट पार्लियामेंट टू मेक अ न्यू लॉ. दिस इज राइट. व्हाई? बिकॉज सेपरेशन ऑफ पावर. पार्लियामेंट को कभी भी कोर्ट के पास इतना पावर नहीं है कि उसे लॉ मेकिंग के लिए डायरेक्शन दे सके. कोर्ट बस ये कह सकती है कि ये सही है या ये गलत है. इसका काम सिर्फ एक इंटरप्रेटर का होता है, उसे इंटरप्रेट करना है कि स्टैट्यूट सही है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है, सही है या नहीं. उसका काम डायरेक्शन देना नहीं होता है जो एग्जीक्यूटिव करती है, उसका काम रूल मेकिंग का नहीं होता है जो कि लेजिस्लेचर करती है. देयरफॉर अपने दायरे में रह के जुडिशरी अपनी पावर एक्सरसाइज करेगी, बस क्वॉश करेगी और कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डर पार्लियामेंट को नहीं दे सकती है.